नमस्कार दोस्तों, सानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी है अनोखा सबक। उमा जी रसोई में बर्तन साफ कर रही थी, तभी उनकी बहू रचना आती है और वो अपने खाना खाए हुए जूठे बर्तन सिंक में डाल देती है। उमा जी अपनी बहू के भी बर्तन धुल देती है। तभी बहू का 7 साल का बेटा भी स्कूल से आ जाता है, तो स्कूल के टिफिन में निकाल करके सिंक में डाल आता है और कहता है इसको भी धुल देना। उमा जी कुछ नहीं कहती, चुपचाप सारे बर्तन धुल लेती है। उमा जी की उम्र लगभग 70 से 75 वर्ष है। उनसे ठीक से काम भी नहीं बनता, पर खड़े होकर सिंक में बर्तन धोना तो बहुत मुश्किल होता है उसके लिए। पर क्या करे, बहू के घर में रहना है तो काम तो करना ही पड़ेगा। थोड़ी देर बाद बहू उमा जी से कहती है, मेरे चाय पीने का समय हो रहा है, तुम मेरे लिए चाय बना दो और बना करके मेरे कमरे में ही तेज आना। उमा जी बेचारी जैसे ही बर्तन धो के फुर्सत होती है, वैसे ही बहू का फरमान सुन के चाय बनाने लगती है। तभी बहू कमरे से निकल कर आती है और कहती है, मुझे चाय इधर डाइनिंग टेबल पे ही दे दो, मैं इधर ही पीऊँगी, इधर ही अपना फेवरेट टीवी सीरियल भी देखूँगी। उमा जी अपनी बहू को चाय देकर के कमरे में चली जाती। 2 कप चाय अपने कमरे में ले जाती, 1 कप चाय अपने लिए और 1 कप अपने बीमार पति के लिए। उमा जी के पति आलोक जी की तबीयत ठीक नहीं रहती है। 6 महीने पहले उनको शुगर की बीमारी की शिकायत हुई थी, जिसकी वजह से उनकी आए दिन दवाइयाँ चलती रहती हैं। उमा जी अपनी पति की सेवा में कोई कमी नहीं रखती हैं। वो दिन रात अपनी पति की सेवा में लगी रहती है ताकि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। बेटा तो अपनी जिम्मेदारी समझकर अपने माँ बाप को गांव से शहर लेकर आया था और अपने माता पिता को भगवान से भी बढ़कर मानता था। और रचना इसी वजह से अपने सास से बहुत ज़्यादा चिढ़ती भी थी। बहू ने तो धीरे धीरे करके घर के सारे जिम्मेदारी अपने सास के कांधों पर डाल दी। शुरू में 6 महीने पहले जब उमा जी अपने बीमार पत्नी को लेकर अपने बेटे और बहू के घर आए थे, तब उन्हें इतना काम नहीं करना पड़ता था, लेकिन एक एक करके बहू ने उमा जी को घर के सारे काम पकड़ा दिए। कोई ना कोई बहाना करके वो उमा जी को काम दे देती थी और खुद कमरे में जाकर के बैठ जाती थी। कभी बोलती थी, माँ जी आप सब्जी बना दीजिए, मुझे बाहर कुछ काम है, मैं आधे घंटे में आ जाऊँगी, फिर आ कर के बाकी काम कर लूँगी। लेकिन जैसे ही आती थी तो बहाना मार देती थी, मैं थक गई हूँ, अब आप रोटियाँ भी सेक लीजिए। या तो फिर वो बहुत लेट ही आती थी। लेकिन आलोक जी को खाना तो टाइम से देना होता था। वो शाम को 6 बजे तक खाना खा लेते थे। पूरे जीवन भर उन्होंने कभी देर रात तक खाना नहीं खाया है, इसलिए उमा जी बहू के आने का इंतज़ार नहीं करती थी। अपने पति के लिए शाम का खाना या दोपहर का खाना वे खुद ही बना लिया करती थी। फिर शाम को अपने पति को थोड़ा सा टहलाने के लिए पार्क में ले जाया करती थी, क्योंकि आलोक जी एक कमरे में बैठे बैठे बोर हो जाती थी। कभी शहर में नहीं रहे थे, हमेशा गांव में रहे थे। गांव का माहौल तो ऐसा होता है कि सब आपस में बातचीत करते रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, तो उधर कभी एक दूसरे की कमी ही महसूस नहीं होती। पर इधर शहर में तो एक ही कमरे में बैठे बैठे उनका दम घुट जाता था। इसलिए उमा जी अपनी पति को बाहर टहलाने के लिए ले जाती थी, जिससे उनके पति का मन लगा जाए। उमा जी के बेटे को यह सब बातें पता नहीं थी। उसको तो लगता था कि मेरे माता पिता बहुत आराम से हैं, उनको कोई भी परेशानी नहीं है। मेरी पत्नी रचना मेरे माता पिता का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, उनका बहुत सम्मान करती है। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब तक उमा जी का बेटा रोहन घर पे होता था, तब तक रचना आगे पीछे दिखावे के लिए काम करती रहती थी। बेटा सुबह 9 बजे तक ऑफिस निकल जाता था, तो वो काम में बिजी रहता था। उसको पता ही नहीं चलता था कि किचन में कौन काम कर रहा है, उसकी माँ या फिर उसकी पत्नी। और अगर कभी माँ को किचन में देख भी लिया तो कहता, माँ आप इधर क्यों खड़ी हैं, थक जाओगे, आप जाकर के कमरे में बैठ जाइए। तो उमा जी कहती थी, अरे बेटा कुछ नहीं, बस थोड़ा सा पानी गर्म कर रही थी, या थोड़ा बहुत कुछ काम करने का बहाना बना देती थी। उमा जी अगर कभी कहने की कोशिश भी करती तो बहू आंखें दिखा देती थी। तो बेचारी उमा जी अपने पति से कुछ नहीं कहती थी, सोचते थे चलो
कुछ दिनों के बाद ही पति की तबीयत ठीक हो जाएगी, फिर तो हम गांव ही चले जाएंगे। शाम को जैसे ही बेटा ऑफिस से वापस आता है तो रचना जी आगे पीछे पानी लेकर के खड़ी हो जाती है। इतने में दिखावे के लिए काम करने लगती थी या फिर सारा काम होने के बाद 2-4 रोटियां बनाने के लिए बची होती थी, उनको बनाने लगती थी, जिसे रोहन को लगता था कि सारा काम उसकी पत्नी ही करती है। माँ तो बस थोड़ा बहुत हेल्प करा देती है। उसको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि घर में सारा काम माँ करती है। एक दिन रोहन ऑफिस से जल्दी आ जाता है, जिसकी खबर रचना को नहीं होती है। वो पूरे घर में अपनी माँ को ढूंढ लेता है, पर उसकी माँ कहीं नजर नहीं आती है। लेकिन ढूंढते ढूंढते अचानक एक पल के लिए उसके कदम छिटक गए, वहीं खड़ा रह गया। सामने का मंजर देख उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो देखता है कि उसकी माँ लड़खड़ा कर गिरने वाली है और उसके पूरा शरीर लाल पड़ा हुआ है। वो भागकर अपनी माँ के पास जाता है और माँ को अपने सीने से लगाकर कहता है, माँ जरा संभाल कर, क्या हुआ, आपको चक्कर आ रहा है? और यह क्या आप माँ, आपका चेहरा इतना लाल क्यों लग रहा है और आपका शरीर तो मानो जल रहा है। माँ कहाँ थी आप? पूरे घर में आपको मैंने ढूंढ लिया पर मुझे कहीं नजर नहीं आए। मैंने सोचा बाबूजी के कमरे में होंगे, पर बाबूजी तो सो रही हैं। इतनी गर्मी में आप ऊपर से क्यों आ रही हैं? छत पर आपका क्या काम? हे भगवान, आपके पैर तो देखो छाले पड़ गए हैं। आप इधर आकर बैठिए, मैं आपके पैरों के लिए ठंडा पानी लेकर आता हूँ। अपनी माँ उमा जी को बैठाते हुए रोहन बोला। उमा जी छत की तरफ इशारा करते हुए बोली, बेटा वे छत पर गेहूँ सुखाने डाला है। रोहन रसोई में पानी लेने गया, तभी कमरे से उनकी बहू रचना आई और बोली, यह ससुराल तो सिर्फ एक जेल है जहाँ जेलर बनी सास सिर पे मंडराती रहती है। दिन भर गधे की तरह काम करो और साथ में इन लोगों की गुलामी भी झेलो। मैं तो तंग आ गई हूँ इनकी गुलामी करते करते, और फिर इतनी भी आज़ादी नहीं कि थोड़ी देर मन बहलाने के लिए पार्टी में चले जाऊँ। रचना गुस्से में बड़बड़ाए जा रही थी और फिर अपनी सास को बैठा देखकर रचना बोली, यह देखो 2 घंटे छत पर बैठी नहीं कि गर्मी लगने लगी और आ गई नीचे। मैंने आपसे क्या कहा था, जब तक गेहूँ पूरी तरह से सूख न जाए नीचे उतर के मत आना, और नहीं आप मुझे नीचे देखना। गेहूँ क्या आपके नौकर सुखाएंगे? फिर क्यों आई नीचे? मुझे क्या आपने अपना नौकर समझ रखा है? अरे मर क्यों नहीं जाते कहीं जाकर? भगवान जाने कब पीछा छूटेगा इस बुढ़िया से। रचना की यह जहर भरी बातें पीछे खड़ा रोहन सुन लेता है। रोहन को यह सब सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है। वो ठंडा पानी के गिलास को नीचे रखता है और रचना को जोरदार तमाचा जड़ देता है। जब तक रचना संभालते उसने दूसरा थप्पड़ में जड़ दिया और बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से ऐसी बात करने की? और तुमने उन्हें गेहूँ सुखाने के लिए छत पे क्यों भेजा और मेरी माँ को ऊपर धूप में बैठा कर खुद यहाँ कमरे में कूलर के ठंडी हवा खा रही हो? अरे तुम औरत हो या जल्लाद? या कूलर क्या तुम्हारे बाप ने भेजी थी दहेज में? भूलो मत, इस घर की एक एक चीज़ पर मेरे माँ बाप का अधिकार है। रचना रोहन को सामने देखकर घबरा कर बोली, अरे आप कब आए? आप तो हमेशा देरी से आते हैं, आपको कुछ गलतफहमी हुई होगी। मैंने माँ जी को ऊपर नहीं भेजा था, वो तो उन्होंने ही कहा था कि गेहूँ को धोकर सुखा देते हैं। क्यों माँ जी, आप कुछ कहते क्यों नहीं है? उमा जी चुपचाप बहू को देखकर हैरान हो रही थी कि कैसे उनकी बहू झूठ पर झूठ बोल रही है, क्योंकि जब उन्होंने बहू से कहा था कि यह गेहूँ धुला हुआ है तो रचना ने कहा, नहीं दोबारा से धोकर इसे सुखा दो, फिर इसे मील में पिसने के लिए भेजेंगे, वरना आपको खाने को रोटी नहीं मिलेगी। और फिर मेरे भरोसे मत रहना और खाते फिरते रहना दोनों टाइम दाल भात। उमा जी घर में कलेश नहीं चाहती थी, इसलिए वो चुप हो गई, कहीं उनके कहने से बेटी बहू का झगड़ा न बढ़ जाए। उमा जी बोली, छोड़ो बेटा, दफ्तर से आने के बाद नाराज नहीं हुआ करते, जितनी भी नाराजगी हो उसे दरवाजे के बाहर ही छोड़ कर आना चाहिए। रोहन रचना से बोला, सीखो मेरी माँ से, तुम्हारी गलतियों पर भी पर्दा डाल रही है, और यह तुम हो कि इन्हें इंसान भी नहीं समझती। यानी जितना तुम लड़की अपने माँ बाप को मान सम्मान और प्यार देती हो, सास ससुर को भी देने में क्या तुम्हें पैसे लगते हैं? तभी रचना नाराज होकर अपने कमरे में चली गई। रोहन ने माँ के पैरों को ठंडे पानी में रखा और बोला, माँ
गलत बात को सहना भी गलती होती है। आपसे कितनी बार कहा है जो काम आपको पसंद नहीं वो मत किया करो। आप जानते हैं बाबूजी को अगर यह बात पता चली तो वो कितना नाराज़ हो जाएंगे। ऐसा न हो कि वो यहाँ से जाने की जिद करें। आप लोग गांव में रहेंगे तो मुझे भी परेशानी होगी। बार बार मैं वहाँ आना जाना नहीं कर सकता ना, नहीं आपकी देखभाल कर पाऊँगा। जानता हूँ रचना का व्यवहार अच्छा नहीं है, पर यह घर और यहाँ की हर चीज़ पर जितना आपकी बहू का हक है उतना ही भी आपका भी अधिकार है। बेफिक्र होकर जैसे आप रचना के आने से पहले रहती थी वैसे अभी भी रहो। बहू के आने से माँ के लिए बेटे का प्यार और घर में उसका मान सम्मान खत्म नहीं हो जाता। आप आराम कीजिए, मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। इतना कहकर वो कमरे में चला गया। कमरे में रचना मुँह फुलाकर बैठी थी। रोहन बोला, मैं तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहता था पर तुमने मुझे मजबूर किया। रचना बोली, हाँ, अपनी उस नकली माँ की आपको बहुत चिंता है पर असली पत्नी की नहीं। तभी तो उनके सामने मेरा अपमान किया। रोहन बोला, बोलते समय एक बार भी नहीं सोचती हो क्या तुम्हारी कोई गलती नहीं है? और क्या बोल रही हो? सोचो अगर तुम्हारी माँ के साथ तुम्हारा भाई या उसकी पत्नी ऐसा व्यवहार करे तो तुम्हें अच्छा लगेगा? रचना बोली, आप भी शायद भूल रहे कि आपकी सगी माँ नहीं है। मैं हैरान होकर रचना को देखने लगा। रचना बोली, मुझे सारी सच्चाई पता है, जिसे आप मामा कहते थकते नहीं हैं। उन्होंने ही 6 महीने पहले अस्पताल में मुझे सब कुछ बताया था जब आपका पैर रोता था। रोहन बोला, अरे पगली, माँ तो माँ होती है, वह चाहे जन्म देने वाली हो या पालने वाली। मैं कैसे भूल सकता हूँ वो दिन? शायद तुम भूल रही हो तो तुम्हें याद दिला दूँ। आज अगर मैं तुम्हारे सामने जीता जागता खड़ा हूँ तो अपनी इसी माँ बाबूजी की बदौलत। रोहन पूरी यादों में खो गया जब वो अपने माता पिता के साथ एक बस में तीर्थ यात्रा पर जा रहा था। बस ड्राइवर की गलती की वजह से वो पुल से नीचे गिर गई थी। कई लोग घायल हुए और कई लोगों की मृत्यु हो गई थी। उनमें से रोहन के सगे माता पिता भी मृत्यु हो गई थी। वही उमा जी और उनके पति आलोक जी घायल बैठे थे। उन्होंने उस वक्त रोहन को कलेजे से लगाया था। सफ़र में रोहन के माता पिता से उमा जी और आलोक जी की काफ़ी बातचीत हुई थी। बातों ही बातों में उन्होंने अपने घर और अपने रिश्तेदारों के बारे में भी बताया था और कहा था कि जब भी आप हरिद्वार आए तो हमसे ज़रूर मिलिएगा। यह कहकर उन्होंने फ़ोन बंद नंबर भी दिया था। आलोक जी ने तुरंत फ़ोन करके घटना की जानकारी उसके परिवार को दी और पैसे के लोभ में रिश्तेदारों ने उन्हें पहचानने से भी इनकार कर दिया। जब रोहन के बारे में उमा जी ने उसकी चाची को बताया तो उसकी चाची बोली, अब तो उसके माँ बाप तो नहीं, तब उसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? बेहतर होगा आप उसे किसी अनाथालय में छोड़ दिया। सुनकर उमा जी का कलेजा मुँह को आ गया था, क्योंकि वो हर तीर्थ स्थान पर ईश्वर से औलाद के लिए झोली फैला रही थी। आलोक जी बोले, उमा, हो सकता है भगवान ने तुम्हें इसी रूप में औलाद देने की सोची हो। छोड़ो, अब क्यों ऐसे रिश्तेदारों के पास इस बच्चे को लोगी? जो माँ बाप गुजरे ही इसे पहचानने से इनकार कर रहे हैं। तुम अपनी ममता की छाया इस पर डाल दो, इसका जीवन समझ जाएगा। वह दिन और आज का दिन रोहन ने कभी अपने माता पिता के बारे में उन लोगों से पूछा नहीं, जबकि उन्होंने वक्त रहते रोहन को सारी सच्चाई बता दी थी। समय गुजरता गया, अब तो रोहन भी उनके लिए उनकी पूरी दुनिया था। उमा जी करीब 2 साल बाद एक छोटी सी बच्ची को जन्म दिया। रोहन उसे भी जी जान से प्यार करता था और उमा जी अपनी बेटी राधा से ज़्यादा रोहन से प्यार करती थी। जैसे जैसे दोनों बच्चे बड़े हुए उन दोनों का रिश्ता बहुत गहरा होता चला गया। राधा को जब उसके और रोहन के रिश्ते के बारे में पता चला तो उसके मन में रोहन के लिए प्यार और सम्मान और बढ़ गया, क्योंकि वह जानती थी कि एक सगा बेटा जितना प्यार और सम्मान अपने माता पिता से करेगा, रोहन उससे ज़्यादा अपने परिवार के लिए सोचता है और करता है। धीरे धीरे रोहन पढ़ लेकर अपने पैरों पे खड़ा हो गया। सबने शादी के लिए जोर दी पर रोहन ने कहा, जब तक मैं अपने बड़े भाई होने की जिम्मेदारी पूरी नहीं कर लूँ मैं शादी करने के लिए बारे में सोच भी नहीं सकता। बेटे ने अपनी ही कंपनी में अपने एक जूनियर किशोर नामक लड़के से राधा की शादी करवाई। किशोर और उसका परिवार बहुत सभ्य था। राधा अपने परिवार में बहुत खुश थी और हर बात पर
अपने भैया की तारीफ की फूल बांटती थी। उसके ससुराल वाले भी रोहन की बहुत इज्जत करते थे। समय बीता 1 साल बाद उमा जी ने कहा, बेटा अब तो तू बड़ा भाई होने की जिम्मेदारी भी पूरी कर चुका है, अब तो तू मेरे लिए बहू ला दो। रोहन ने माँ पर छोड़ दिया। रचना की माँ की नज़र में शुरू से ही सलीजे रोहन थी, क्योंकि वह सब सच्चाई जानती थी। उन्होंने सीधे साधे उमा जी को अपने साथ से मिलिया और अपनी बेटी रचना का रिश्ता रोहन के साथ कर दिया। कुछ वक्त बाद शहर के कुछ दूरी पर रोहन का दूसरे ऑफिस में ट्रांसफ़र हो गया। सब जानते थे रोहन माता पिता से अलग होकर नहीं रहेगा, पर आने जाने में रोहन को बहुत तकलीफ हो रही थी। यह देखकर माता पिता ने कहा, थोड़ी ही दूर पर तो हो, हफ्ते में 1-2 दिन आ जाया करना। तुम अपने लिए वही एक छोटा सा मकान ले लो। कब तक अपनी माँ का आंचल पकड़कर चलती रहोगे। माँ ने भी रोहन को समझाया तो रोहन ने एक घर ले लिया, जिसमें माता पिता ने पूरा सहयोग दिया। आखिर उनका सब कुछ रोहन का ही तो था। कंपनी में काम ज़्यादा हो रहा था, जिसके कारण करीब 1 महीने से रोहन माता पिता से मिलने नहीं जा सकता था। इधर अनुज जी की तबीयत बिगड़ गई थी। वे बार बार रोहन को आने के लिए कह रहे थे, तब भी रोहन वहाँ जाने की सोचता तो रचना कहती कि वो अपनी छुट्टी बर्बाद कर रहे हैं, बचे रहेंगे तो आप उसे बाद में इस्तेमाल भी कर सकती हैं। लोग 6 महीने में अपने घर जाते हैं, आपको तो 1 महीना ही हुआ है और फिर बाबूजी को बस बुखार ही हुआ है, इतना क्यों घबराती है। रोहन बोला, मैं भी छुट्टियाँ बढ़ाने की सोच रहा था, पर बाबूजी को शायद मेरी ज़रूरत होगी। रचना बोली, मैंने माँ जी से बात की थी, बस बुखार ही तो है, कोई घबराने की बात नहीं है। फिर अगले महीने दिवाली आ रही है तो इकट्ठे दिवाली पे चलेंगे। बाहर आने जाने में या तो किराया या फिर गाड़ी का पेट्रोल लगता है, इतना पैसा खर्च करने में कोई समझदारी नहीं है। एक रोज़ उमा जी का फ़ोन आया। उन्होंने पहली बार रोहन को बहुत डांटा और बोली, तेरे बाबूजी की इतनी तबीयत खराब है और तुझे वक्त नहीं है कि तू आकर देख ले। वे बहुत नाराज़ कह रहे थे, आज के बाद मुझसे कभी बात नहीं करेंगे। उसी दिन ऑफिस जाते समय रोहन की गाड़ी एक ऑटो से एक्सीडेंट हुआ और उसका पैर टूट गया। उसके पैरों में प्लास्टर चढ़ाना पड़ा। रोहन फ़ोन पे सबसे आखिरी नंबर उमा जी का ही था, तो देखने वालों ने सबसे पहले उमा जी को खबर कर दी। घंटे 2 घंटे भर में उमा जी आलोक जी अस्पताल पहुंच गए। जब रोहन की आंखें खुली तो पिता सामने थे। बीमारी की वजह से बहुत कमज़ोर भी लग रहे थे। रोहन के सर पे हाथ फेरते हुए बेटी को सांत्वना देकर बोले, कोई बात नहीं, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे, मैं हूँ ना तुम्हारे पास। किसी भी परेशानी को तुम तक आने से पहले मुझसे होकर गुजरना होगा। वही खड़ी रचना रोए जा रही थी। उमा जी बोली, बहू रोती क्यों हो, हम है नहीं, हमारे रहते हमारे बच्चों को कुछ नहीं होगा, और देखना उसे घर ले जाऊंगी और महीने भर में फिर वैसा ही हट्टा खट्टा और चलता फिरता बना दूंगी। अस्पताल में माया जी भी आए थे। उन्होंने धीरे से रचना के कान में कहा, अब क्या यह लोग तुम्हारे साथ ही रहेंगे। कितनी मुश्किल से इनसे पीछा छोटा था। रचना बोली, माँ अभी रोहन की देखभाल करने के लिए हमें किसी नर्स को रखना पड़ेगा या फिर मुझे सब कुछ करना पड़ेगा। अच्छा तो है, जिम्मेदारियों से पीछा छूटेगा और पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। माँ और बाबूजी रहेंगे तो वो भी खर्च बच जाएगा। आप जानते हैं यह अपने माँ बाप के बिना एक पल भी नहीं रहती थी। वो तो ट्रांसफर के कारण कुछ दूरी बन गई, वरना इनकी जान तो उसमें ही अटकी रहती है। कुछ रोज बाद रोहन को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। उमा जी आलोक जी जान लगाकर बेटे की देखभाल कर रही थी। पिता उसे फल काट कर खिला रहे थे। रोहन की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, बाबूजी मुझे माफ़ कर दीजिए, जब आपकी तबीयत खराब थी तो मैं आपके पास ना आ सका, शायद मैं स्वार्थी हो गया था। पिता ने बेटे के मुंह पे उंगली रखा और बोले, बिल्कुल चुप, तुमने ऐसा कुछ नहीं किया, और अगर तुम स्वार्थी हुए भी तो उस गलती से तुमने बहुत कुछ सीखा भी है। अब तुम जल्दी से ठीक हो जाओ ताकि हम भी वापस घर जा सके। रोहन बोला, माँ देखो ना बाबूजी क्या कह रहे हैं, या तो आप लोग मेरे साथ रहेंगे या फिर मैं यह नौकरी छोड़कर आप लोगों के साथ रहूँगा। माँ आप क्या चाहती हैं कि मुझे दोबारा चोट लगे। उमा जी बोली, चोट लगे तुम्हारे दुश्मन को। सुनो जी, अब मैं अपने बेटे से दूर नहीं रहूँगी, सही तो कह रहा है। हम सब एक साथ रहेंगे और जब इसके दफ्तर में ये बच्चों की स्कूल की छुट्टी होगी तो हम लोग उस घर ले जाएंगे।
फिर तो ठीक है। रोहन खुश हो गया और सब मिलजुल कर रहने लगे। माया जी का आना समय लगा रहता था। वो रचना के कान भरती रहती थी और अपने घर के लिए भी अनाज अपनी बेटी के घर से ले जाती थी। धीरे धीरे रचना और उमा जी के रिश्ते में खटास आने लगी। अब घर के काम भी रचना उमा जी से करवाने लगे। जब भी गांव से अनाज आता माया जी हाजिर हो जाती और उमा जी की वजह से अगर कभी वो ज़्यादा कुछ नहीं ले जा पाती तो रचना उन्हें उनसे गेहूँ धुलवाती थी और धूप में सुखवाती थी ताकि रचना उमा जी के पीठ पीछे अपनी माँ को अनाज दे सके। तभी उधर से उमा जी की आवाज़ आई, मेरे बच्चे अब मैं ठीक हूँ। अचानक रोहन अपनी पुरानी यादों में लौटा और बोला, माँ दिखाओ मुझे, पैर ठीक हो गया। उमा जी बोली, बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और एक बात कहूँ, हमारे आ जाने से बहू की जिम्मेदारियाँ भी तो बढ़ गई है। बेचारी परेशान हो जाती है। तुम अगर मेरी वजह से बहू से लड़ोगे तो मैं यहाँ नहीं रहूँगी, फिर मैं चली जाऊँगी। बेटा जिद्दी हो सकता है तो क्या माँ जिद्दी नहीं हो सकती? क्यों बहू, क्या मैं गलत कह रही हूँ? तभी उधर से माया जी आई और बोली, तमाशी उमा बहन सही तो कह रही है। आखिर बेटे के घर में कितने दिन बोझ बन के रहेगी? अपने घर की देखभाल तो करनी है और आपको पाल पोस कर इतना खर्च उन्होंने किया है। उन्होंने उससे ज़्यादा पैसा तो वसूल भी लिया है। इनको तो ज़िंदगी ऐश में कट गई, लेकिन अभी आप दोनों की बाकी है। अपनी सास की बात सुनकर रोहन को बहुत गुस्सा आया और वो बोला, इनका तो मुझ पे एहसान है, आपका क्या है जो आप आए दिन हमारे घर पे चली आती हैं? अगर आप मेरी पत्नी की माँ नहीं होती तब मैं आपको अच्छे से जवाब देता। आपको यह बात समझ में नहीं आती, दूसरे के घर के मामले में दखल अंदाजी नहीं करते हैं। माया जी बेटे से बोली, सुन रही हो रचना? माँ जी मुझसे कैसी बातें कर रहे हैं? रोहन बोला, सुनो रचना, अगर तुम्हें मेरे माता पिता के साथ रहने में कोई तकलीफ है तो तुम भी अपना सामान उठाओ और अपनी माँ के साथ चले जाओ। जितना तुम आकर नहीं जाती हो उससे ज़्यादा तो तुम्हारी माँ यहाँ आती है। क्या मुझे खबर नहीं? अपने घर के लिए भी अनाज पानी और हमारे घर का इस्तेमाल करते हैं। माँ के यहाँ जाने से उसमें क्या कमी होगी? या मेरे माता पिता को भला बुरा कहने लगे? याद रखिए सासू माँ, ये मेरी माँ और मेरे माता पिता का घर है और मेरा मामला है। बीच में मैं दूसरों की दखल अंदाजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। रचना की माँ बोली, हमने भी तो बेटी को कोई खैरात में ही दी है। रोहन बोला, तो लिए चाहिए ना, जितना खर्चा किया है उससे ज़्यादा तो दे चुका हूँ। उमा जी बोली, बेटा यह क्या कह रही है? वो अपने से बड़ों से ऐसी बात नहीं करते हैं। सासू माँ के समान रोती है। रोहन बोला, माँ मुझे माफ़ कर दीजिए, पर मैं आपके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनूंगा और मैं अपनी पत्नी से जब बात करूं तो बीच में कोई और ना बोले। रचना, तुम मेरे साथ इस घर में रहना चाहती हो कि नहीं? मैं विवाह की पहली रात ही तुम्हें कह चुका था कि मेरे माता पिता से बढ़कर दुनिया में मेरे लिए कोई नहीं है। मेरे माता पिता की सेवा की हमारी सबसे बड़ा धर्म है। तुमने मुझे बहुत भड़काने की कोशिश की, वो तो अच्छा है उस ईश्वर का जिन्होंने मुझे चोट देकर मेरी गलती का एहसास करवाया। अब तो महाराज घर में समय समाप्त होता है, जाओ अपनी माँ के साथ। रोहन ने रचना का सामान एक बैग में डाला और अपनी सास के हाथों में देते हुए बोली, बेटे को भी ले जाइए। हाँ, मैं अपने बच्चों की जिम्मेदारी खुद उठा लूँगा, पर अब इसे लेकर यहाँ से चले जाइए। माया जी बोली, अरे ऐसे कैसे ले जाऊँगी? कितनी मुश्किलों से इसकी शादी हुई थी, अब फिर से मैं इसका बोझ नहीं उठाऊँगी। वो तो अनाज पानी यहाँ से मिल जाता था तो हमारा फ़ायदा होता था। अब इसीलिए जाकर मैं अपने खर्च बढ़ाऊँगी। इतना कहकर वो रचना का बैग वहीं नीचे पटक कर चलती बनी। अपनी माँ की बातें सुनकर रचना का मुँह खुला का खुला रह गया। उसे विश्वास नहीं हुआ जिस माँ ने आज तक उसे अपने परिवार के खिलाफ भड़काया वो उसके साथ खड़ी नहीं है। उसे एहसास हो चुका था कि उसने अपनी माँ के भड़काने पर अपना ही घर उजाड़ लिया है। उसने उमा जी का पैर पकड़ लिया और कहा, माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी माँ के बहकावे में मैं आ गई थी, वरना आपके लिए मेरे मन में बहुत इज्जत है। मैं ऐसा क्या करूँ जो आप मुझे माफ़ कर देंगे?
रोहन कहिए ने माँ जी को कि मुझे माफ़ कर दे। उमा जी ने रचना को पकड़ के उठाया और बोली, बहू सुबह का भूला शाम को आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। मेरे लिए जैसा मेरा रोहन है वैसे ही तुम हो। उमा जी ने रचना को इतना प्यार दिया कि उसे एहसास हुआ कि आज तक वो अपनी माँ के कहने पे ही प्यार से वंचित हो रही थी। माया जी ने फिर दोबारा उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश की, पर रचना ने हाथ जोड़कर उनसे विनती की, आप लड़की की माँ हैं, दूसरी दूरी बनाकर रखिए, इसी में आपकी बेटी की भलाई है। उसके बाद अपने ससुर का बहुत ध्यान रखती थी और सास ससुर भी उस पर अपना प्यार लुटाते थे। बच्चों के साथ उमा जी और आलोक जी खुशी खुशी रहने लगे थे, क्योंकि माया जी के नाम का कांटा अब उमा जी की जिंदगी से निकल चुका था। माया जी ने अपनी बेटी का घर गृहस्थी सब उजाड़ने की कोशिश की थी, मगर वो इसमें सफल न हो पाई। और इधर माया जी अपने सिर पे हाथ रखकर आंसू बहा रही थी और अपनी ज़िंदगी खोज रही थी कि हे भगवान, ऐसी ज़िंदगी तो अच्छा है मौत ही दे देते। दरअसल उन्होंने अपनी बेटी रोहन की शादी अभी 1 महीने पहले राधा के साथ उसके मर्जी से की थी। राधा रोहित के साथ ही उसके ऑफिस में काम करती थी और राधा ने आते ही रोहित को यह हुक्म दे दिया कि वो घर का कोई काम नहीं करे, कि वो बस नौकरी करे, कि तुम्हारी माँ दिन भर खाली रहती है, अपनी माँ से काम करवाना। रोहित भी एक ऐसा बेटा था जो अपनी बीवी के पल्लू से ही बंधा रहता था और अपनी माँ से बोलता, बुढ़िया अगर तुझे 2 रोटी सुकून में से खानी है तो घर के सारे काम कर, वरना उठा अपना बोरिया बिस्तर और निकल जा यहाँ से। माँ जी बोली, बेटा ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मैं तेरी माँ हूँ, मैं अकेली कहाँ जाऊँगी, मुझे नहीं मालूम, कहीं भी जाओ, कहीं भी भीख मांग कर खाओ, कहीं भी जा कर के मरो। आज माया जी को समझ आ चुका था कि उन्होंने भी अपनी बेटी का घर उजाड़ने की बहुत कोशिश की थी और ये सब उसी का परिणाम है, क्योंकि जो जैसा करता है वैसा भरता है। अपनी अपनी करने का फल तो सबको यही भुगतना पड़ता है। आज पछताने के अलावा उसके पास कुछ नहीं बचा था। मित्रों, जहाँ प्यार होता है वहाँ अनचाहे रिश्ते भी एक मजबूत बंधन में बन जाते हैं। रिश्तों में मान सम्मान और प्यार यही तो ढूंढा जाता है, तो क्या इतना भी हम अपने बड़ों को नहीं दे पाते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि रोहन ने जो अपनी पत्नी के साथ किया वो सही था या गलत? अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।